गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम फिर से अपने इस दिव्य कोचिंग बाय शांतनु सिंह के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा कि आपको हमने हिस्ट्री के कई सारे टॉपिक पढ़ाए हैं। हिस्ट्री में हमने आपको बताया कि इतिहास जानने के स्रोत क्या है, इतिहास क्या है, और हमने इतिहास के काल को वर्णित किया। इतिहास के काल के साथ साथ कल हमने आपको ये बताया था कि जो इतिहास का समय था उसे हम कितने महाकल्पों में बांटा है, और हम उस कल्प को, महाकल्प को, युग को किस तरीके से मानव का जन्म हुआ और किस महाकल्प में मनुष्य की उत्पत्ति हुई, किस कल्प में मानव सभ्य बना, इन सब चीजों के बारे में कल हमने अध्ययन कर लिया। आज हम ये जानेंगे कि जब मनुष्य आ तो गया, उसके बारे में लोग रहता क्या था। आ तो गया, रहता क्या था पहली चीज तो, जब मानव आ गया तो मानव रहे। कल हमने एक बताया था कि मानव भारत में मसाई मारा द्वीप से नर्मदा नदी के किनारे मुंबई में आया था। तो सबसे पहला काम कि नर्मदा नदी आने का सबसे बड़ा रीजन, नर्मदा नदी जो नर्मदा नदी है वो दक्षिण भारत की नदी है, मुंबई में स्थित है, सबको पता है। नर्मदा नदी दक्षिण भारत की नदी है जो मुंबई के आसपास स्थित है। अब आज से करीब 1 लाख वर्ष पहले, 1 लाख वर्ष पहले मानव यहीं पे रहता था। इसी नदी के किनारे मानव रहता था, और इसी नदी के किनारे रहने के साथ साथ जंगलों के विशाल संपदा से वो परिचित था। दूसरी बात है कि जंगलों के विशाल संपदा से वो परिचित था। जंगलों के विशाल संपदा से वह परिचित था। कौन परिचित था? मानव जो मसाई मारा द्वीप से नर्मदा नदी मुंबई पर आया था। पहला तो काम यह हुआ कि मानव जब जंगलों से परिचित था, विशाल संपदा से परिचित था, तो वो एक कुशल संग्राहक बना। मतलब जब वो कुशल संग्राहक बना, आया तो 1 लाख, आज से 1 लाख वर्ष पहले ये क्या बना? एक कुशल संग्राहक भी बन गया। कुशल संग्राहक का मतलब ये होता है कि संग्रह करने वाला, खाना को संग्रह करता था। जब ये कुशल संग्राहक था तो आप ये समझ लीजिए, जब वो मानव कुशल संग्राहक था तो ये शिकारी भी रहा होगा, शिकारी भी रहा होगा, और इसे आखेटक भी बोलते होंगे। शिकारी तो था ही मनुष्य। जब आया आज से लगभग 1 लाख वर्ष पहले, जब मानव नर्मदा नदी के तट पर आया और वो जंगलों के किनारे रहने लगा, जंगलों के किनारे जब वो रहने लगा तो वो जंगलों, नदियों किनारे रहने लगा तो वो जंगलों के विशाल संपदा से परिचित था। तो वो एक कुशल संग्राहक बना। कुशल संग्राहक होने के नाते नाते वो एक शिकारी भी था, और उसे हम आखेटक भी बोलते थे। ये चीज तो हो गया। मानव अपने भोजन के लिए, पहला तो उसका एक मेन पॉइंट था कि मानव सबसे पहले नदी के किनारे रहता था, और उस कुशल संग्राहक के होने के साथ साथ वो एक शिकारी था, और वो अपने भोजन की व्यवस्था करता था। वो अपने भोजन की व्यवस्था, फल फूल, इन सब चीजों की व्यवस्था करता था। लेकिन जब वो रहने लगा तो उसने किसी न किसी चीज को खोजा होगा, उपजाया होगा।
भारत के जो उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, भारत के जो उत्तर पश्चिम, अब हम बात नर्मदा नदी होगा उत्तर पश्चिम, हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम की एक घटना। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और पृथर पहाड़ियां जो है, बात करते हैं कि सुलेमान और पृथर पहाड़ियां, सुलेमान और पृथर पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी जगह थी कि जहां सबसे पहले गेहूं और जौ को, फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? इसी जगह से गेहूं और जौ, गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। उपजाना प्रारंभ किया मतलब कि जो उत्तर पश्चिम में, ये पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियां है, वहां पर सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना प्रारंभ किया मानव ने। और सबसे पहले उन्होंने भेड़, बकरी और गाय को पालतू बनाया। भेड़ को बनाया, फिर बकरी को बनाया, फिर गाय और बैल को बनाया। गाय और बैल को पालतू बनाया। क्या देखा? जो उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं, वहां पर सबसे पहले इन्होंने गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना प्रारंभ किया और भेड़, बकरी, गाय, भैंस को पालतू बनाना प्रारंभ किया। अब बात करते हैं हम कि जब इन्होंने ये चीज उपजा ली, पहले तो रहने की व्यवस्था ठीक किया, फिर उपजाने की व्यवस्था ठीक किया, उसके बाद हम आते हैं उत्तर पूर्व में जो गारो और विंध्य की पहाड़ियां हैं। हम बात करते हैं उत्तर पूर्व में। अब आते हैं उत्तर पूर्व की तरफ। दूसरे तीसरे की बात करते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में अगर हम बात करें तो गारो और विंध्य की पहाड़ियां। गारो और विंध्य की पहाड़ियां से इन्होंने ये पता लगाया, यहां पर इन्होंने कृषि का विकास किया। गारो और विंध्य की पहाड़ियों में, जो विंध्य का उत्तर का क्षेत्र था, विंध्य के उत्तर के क्षेत्र में कृषि का विकास किया। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा, कृषि का विकास किस जगह हुआ? तो कृषि का विकास विंध्य के उत्तरी क्षेत्र में हुआ और यहां पर सबसे पहले इन्होंने चावल को उपजाया। यहां पर सबसे पहले चावल को उपजाया गया। तो देखा गया कि जो उत्तर पूर्व था, उत्तर पूर्व का मतलब ये हमारा बंगाल के ऊपर का क्षेत्र, बांग्लादेश के ऊपर का क्षेत्र, वहां पर गारो और विंध्य की जो पहाड़ियां थी, उसके उत्तरी क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ और सबसे पहले यहां पर चावल को उपजाया गया। सबसे पहले चावल को उपजाया गया। अब हम बात करते हैं कि जो आदमी जब रहता था तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां थी, सिंधु नदी की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी, हम सिंधु की सहायक नदी के बारे में बात करते हैं। सहायक नदी किसे कहते हैं? जब छोटी छोटी नदियां किसी बड़ी नदी से जाकर मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं।
जैसे हमने ये देखा कि सिंधु की भी सहायक नदियां हैं। सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। सिंधु की 6 सहायक नदियां हैं। इसमें हम बात करेंगे, पहला आपकी हम बात करेंगे झेलम नदी, चेनाब नदी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। सतलुज, ब्यास। हम क्या देख रहे हैं कि जो सिंधु की सहायक नदियां हैं उसमें आपका है झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है, ब्यास। अब जो सिंधु की सहायक नदियां जो थी, इन्हीं नदियों के आसपास के क्षेत्र में, इन्हीं सब नदियों के आसपास के क्षेत्र में लोग रहना प्रारंभ कर दिए। एक सिंधु नदी थी, इन्हीं नदियों के आसपास लोगों ने रहना प्रारंभ किया और आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदी पर, नदी के किनारे आरंभिक नगर बसे। आरंभिक नगर बसे। हमने देखा कि जो हमारा सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, इन्हीं नदियों के किनारे तट पर आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व नदी के किनारे आरंभिक नदी बसे, आरंभिक नगर बसे। और इन्हीं सब नदियों के किनारे और लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले, लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास हुआ। 4700 वर्ष पहले सिंधु नदी के सहायक नदियां पर आरंभिक नगर बसे और जो गंगा नदी की सहायक नदियां थी, आरंभिक नगर तो हमारे बस गए, लेकिन आरंभिक नगर का विकास नहीं हुआ था। आरंभिक नगर का विकास कब हुआ? गंगा की सहायक नदियां, अब देखिए गंगा और उसकी सहायक नदियां, गंगा और उसकी सहायक नदियों पर 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व समुद्र तटवर्ती इलाके में, समुद्र तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास हुआ। क्या देखा हमने कि जो गंगा नदी है, गंगा और उसकी जो सहायक नदी है, उसी पर आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व समुद्री तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास किया गया। जिन आरंभिक नगरों को बसाया गया था उन्हीं का विकास किया गया और विकास के बाद गंगा की एक सहायक नदी है जिसे हम सोन नदी कहते हैं। गंगा की एक सहायक नदी है सोन नदी, जो आज तो बिहार में है। पहले एक मगध का क्षेत्र हुआ करता था, मगध साम्राज्य इसी नदी पर बसा हुआ था। ये दक्षिण की नदियां हैं सोन नदी। प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से एक शासक बहुत शक्तिशाली हुआ जिन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया। सोन नदी पहले मगध
नगर आरंभिक नगरों की खोज कहाँ की गई, आरंभिक नगरों को बसाया कहाँ गया, वो सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के तट पर। नगरों का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, गंगा और उसकी सहायक नदियों के तट पर हुआ। और विशाल साम्राज्य की स्थापित कब किया गया, सोन नदी पहले मगध, दक्षिण भारत की नदी है, पहले मगध में था और वर्तमान में वो बिहार में स्थित है, वर्तमान में वो बिहार में स्थित है। और पहले के लोग एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्राएं करते थे। आज तो यात्रा करने के कई सारे साधन हैं हमारे पास, रेलगाड़ियां हैं, बसें हैं, कार्स हैं, वायुयान हैं, लेकिन पहले के समय में, आज के समय को अगर हम छोड़ दिया जाए तो पहले के समय में यात्रा करने का कोई भी साधन नहीं था। आदमी क्या तब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, सोचने की आदमी क्या तब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, जाता था। वो पर्वतों को पार करके, पहाड़ियों को पार करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने के लिए जाता था। काम की तलाश में यात्राएं भी हुआ करती थी। काम की तलाश में, काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पर जाया करता है। जैसे आज के समय में, अभी आप लोगों ने देखा प्रवासी भारतीय मुंबई, महाराष्ट्र, सूरत से भारत, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के थे, तो वो काम की तलाश में एक जगह से दूसरे स्थान पर आज भी जा रहे हैं, पहले भी लोग जाते थे। दूसरी बात क्या था, दूसरी बात यह था, सेना दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाती थी। सेनाएं, जो हमारी सेनाएं थी, वो दूसरे क्षेत्र में, सेनाएं दूसरे क्षेत्र में विजय हासिल करने जाती थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने का मतलब यह था कि पहला यात्रा उसने काम की तलाश में एक जगह से दूसरे स्थान पर जाए, दूसरा या दूसरे क्षेत्र में विजय हासिल करने के लिए जाता था, और तीसरा या तो व्यापार करने के लिए जाता था। व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता। जैसे आज के समय में देखिए कि जो सब्जी बेचने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं, कुछ ही बेच रहे हैं, सब्जी को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह मार्केट में, मंडी में बेचते हैं। अब मंडी में सब्जी तो पैदा नहीं होगी, किसान सब्जियों को पैदा करेगा और उसे मंडी अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके बेच रहा था। आज भी है और पहले भी ऐसे ही व्यापार करने के लिए था। दूसरा, पहले कुछ धार्मिक गुरु हुआ करते थे जो शिक्षा देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे। धार्मिक गुरु जो थे, चौथा, धार्मिक गुरु शिक्षा देने के लिए एक गांव से
दूसरे गांव जाया करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि यात्राएं आज भी हैं और यात्राएं पहले भी थी। साधन उस टाइम पे जो भी रहा, चाहे वो बैलगाड़ी से जाते हो, घोड़े से जाते हो, जिस प्रकार से भी वो यात्रा करते थे, यात्रा उस टाइम पे भी था और यात्रा इस टाइम पे भी है। अब बात करते हैं हम कि जो भारत की नर्मदा घाटी है, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर पहले तो लोगों ने आके बसा। बसने के बाद कैसे कैसे चीजों का खोज किया और कैसे कैसे उनको पार करते हुए ये आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आता है, कल हमने क्वेश्चन अभिलेख के बारे में अभिलेख बताया था, तो हमने उसमें एक क्वेश्चन कराना था। मैं क्वेश्चन ये है कि जो सबसे पुराना अभिलेख हमने बताया था कि वो किसका अभिलेख था? अशोक का अभिलेख था। किसका अभिलेख था? वो अशोक का अभिलेख था। लगभग 2250 वर्ष पहले, लगभग 2250 वर्ष पहले, लगभग 2250 वर्ष पहले की घटना थी। वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख जो था, पुराना अभिलेख जो था, वो अशोक के अभिलेख थे, अशोक का अभिलेख। ये आज से लगभग 2250 वर्ष पहले अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। हमने देखा कि जो सबसे पुराना अभिलेख था, अशोक का अभिलेख था, वो सबसे पहले आज से 2250 वर्ष पहले अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। अब तिथियों में बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तिथि में एक तिथि होती है ईसापुर और एक तिथि होती है हमारी ईस्वी। तिथियों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। आइए हम तिथियों को कैसे देखते हैं। तिथि का निर्धारण, तिथि का निर्धारण कैसे करते हैं, देखते हैं। इसका मतलब यह है, हम तिथियों को दो प्रकार से देखते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे तिथि में लिखा होता है ईसा पूर्व, ऐसे ईसा पूर्व लिखा होता है, और कभी कभी आप देखे होंगे ईस्वी लिखा होता है, ऐसे। इन दोनों का मतलब क्या है? और इसे हम इंग्लिश में बीसी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एडी बोलते हैं। बीसी का पूरा नाम होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईसा पूर्व, जो ईसा धर्म के प्रवर्तक थे, ईसा मसीह, ईसा धर्म के प्रवर्तक, ईसाई धर्म के प्रवर्तक
ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथि थी। क्या लिखा गया कि जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, ईसा मसीह थे, उनके जन्म के पहले की तिथि अगर होगी तो वो ईसा पूर्व में है। अगर कहीं भी ईसा पूर्व लिखा गया है या बीसी लिखा गया है, बिफोर क्राइस्ट लिखा गया है, तो आप समझ जाइएगा कि वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथि है। मतलब उनका जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले की वो तिथि थी, तो वो उसे ईसा पूर्व कहा गया। और ईसवी का मतलब ये होता है कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि। हमने क्या देखा कि हम एडी की बात करते हैं, ईस्वी की बात करते हैं, मतलब अगर हम एक ईस्वी अगर कहीं लिखा है तो ईसा मसीह के जन्म के 1 साल बाद की वो तिथि थी, इसीलिए उसे हम क्या बोला गया, ईस्वी बोला गया। और एक ईसा पूर्व अगर लिखा है तो उनके जन्म के पहले का 1 साल जो था उसे हम ईस्वी कहते हैं। कभी कभी एडी को हम सीई भी लिख देते हैं, ईस्वी को हम सीई भी लिख देते हैं। सीई का होता है कॉमन एरा, और कभी कभी इसे हम बीसीई लिख देते हैं, बीसीई। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो तिथि का निर्धारण हमने देखा कि 2 तरीके से करते हैं, एक तो ईसा पूर्व, एक ईस्वी, जिसे इंग्लिश में बीसी और एडी कहते हैं। बीसी को हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं और ईस्वी को हम बोलते हैं एडी। एडी का मतलब एनो डोमिनी। ईसा मसीह के जन्म के बाद की कोई घटना होगी तो वो ईस्वी में आती है, और ईसा मसीह के जन्म के पहले की कोई घटना होती है तो वो ईसा पूर्व में आती है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इसके आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।